वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक सर्वे उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही लोग जो थे वो वेट कर रहे थे कि कब आएगा इकोनॉमिक सर्वे, कब आएगा इकोनॉमिक सर्वे। तो फिर उसी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पर समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में इस बार पेश किया गया है। दोनों में ही 10-10 चैप्टर हैं और जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा करके अगर हमने हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज़्यादा है, क्योंकि सारा का सारा सर्वे जो होता है वो जनरली आंकड़ों से भरपूर होता है और सरकार को क्या कदम लेने चाहिए उससे रिलेटेड होता है। तो हो ये जाता है कि सारा का सारा जो मामला है इकोनॉमिक सर्वे का वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर आपको सजेशंस, पॉलिसी मेजर्स, ऐसी बातें की जाती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछा गया है कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो फिर अगर आपको पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा मेन पर्सपेक्टिव से हो जाता है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए डेटा या कोई अगर नया शब्द सर्वे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया हो, कोई योजना की बात की गई हो, तो वो सारी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो दोनों वॉल्यूम पढ़कर उसमें से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है उसका निचोड़ निकाल कर यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, ऐसे तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि जहाँ पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इतना आप करके जाएं तो मुझे नहीं लगता कि सर्वे में से अगर इकोनॉमी में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो निकाल लिया इसमें से। और मेरे जो 12 साल का अनुभव है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, उसका मैंने यहाँ पर भरपूर यूज़ किया है और वहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो मुझे लगे कि हाँ यार ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और इसको लेना चाहिए और हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो मैं शुरू करता हूँ मेरे इस आज के लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। अब एनुअल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि इस साल में एक बार जो होता है वो लाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पूछा जाए कि सर्वे एक साल में कितनी बार आता है या उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, तो एक साल में एक बार आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको पेश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। ये मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड सोर्स ऑफ डेटा ऑन इंडिया इकोनॉमी है। इसका मतलब कि अगर कोई प्राइवेट संस्था अगर कोई डेटा दे इंडियन इकोनॉमी को लेकर तो वो इतना अथॉरिटेटिव नहीं है, मतलब उसको आप एकदम 100% सही नहीं मान सकते। पर जब भी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से किसी डेटा को या किसी बात को कोट करते हैं तो वो अथॉरिटेटिव है, मतलब कि उसकी जो प्रमाणिकता है वो सबसे ज़्यादा है और हम लोग इसको एक गारंटीड डेटा के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं पिछले एक साल में, उसके बारे में बात की जाती है। ये एंटिसिपेट करता है कि भविष्य में क्या चैलेंज आ सकते हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वे किन बातों को कवर करता है तो पिछले एक साल इकोनॉमी का हाल क्या रहा इसके बारे में बात करता है। फिर बात करता है कि क्या चैलेंजेस भविष्य में आ सकते हैं और फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में वो चर्चा करता है। तो सर्वे बेसिकली इन 3 बातों के ऊपर होता है कि पिछला साल कैसा गया। हालांकि भारत के पूरे का पूरा जो साल था वो लॉकडाउन में रहा कोविड की वजह से। तो यहाँ पर आप जब मैं सर्वे डिस्कस करूँगा तो आप देखोगे कि मेजरली जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कहीं ना कहीं हमारे लॉकडाउन और कोविड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि कोविड की वजह से अर्थतंत्र पे जो नुकसान हुआ, जो भार पड़ा, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए पूरा का पूरा जो सर्वे है वो डिस्कशन मोड में आता है। फिर भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके बारे में इसने थोड़ा सा डिस्कस किया है और फिर सॉल्यूशंस के ऊपर ये मुड़ गया है। अब सर्वे ये डॉक्यूमेंट है, ये कौन प्रिपेयर करता है? तो इकोनॉमिक्स डिवीज़न प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, और ये गाइडेंस ऑफ एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के नीचे होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे टोटल 5 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और लास्ट में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 5 डिपार्टमेंट में से अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। बजट भी यही बनाता है। 1 रुपये का सिक्का कब बाहर करना है और कब बाहर नहीं करना वो भी ये बताता है।
उसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट बताता है कि सर्वे जो होगा उसमें कौन सी बातें इंक्लूड की जाएंगी। तो अगर कल को उठ के ये भी पूछ लिया जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नीचे भी आर्थिक गतिविधि विभाग के अंदर भी कौन सा डिवीज़न है, कौन सा विभाग है जो इसको निकालता है, तो इकोनॉमिक्स डिवीज़न है। और कौन इसके सलाहकार होते हैं या तो कौन इसके गाइड जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके गाइडेंस देने वाले या तो मार्गदर्शक जो होते हैं वो एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं। अभी हमेशा बजट से एक दिन पहले जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट वाले इसको डिस्कस करते हैं कि सर्वे क्या बोल रहा है और कौन सी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। वो सारी बातें सर्वे जब पार्लियामेंट में पेश होता है तब ये बातें की जाती हैं, और ये एक दिन बजट से पहले होता है। तो इस बार 31 जनवरी हम कह सकते हैं। वैसे बेसिकली ये एक वर्किंग डे पहले होता है। 1 फरवरी जो है वो बजट आता है, पर अगर 1 फरवरी वर्किंग डे नहीं हुआ तो शायद डेट जो होगी वो 1-2 दिन शिफ्ट हो सकती है। उसी तरह से बजट से एक वर्किंग डे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो वर्किंग डे, चालू दिवस, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, अगला जो है फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे भारत में 1950 में आया था, और 1964 तक 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा साथ आया करते थे। पर 1964 के बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को अलग कर दिया गया, और तब से लेकर आज तक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा कि वैसे तो सर्वे 1950 से आ रहा है, 64 तक बजट और सर्वे एक साथ आते थे, और 64 से बजट से पहले एक दिन पहले सर्वे पेश किया जाता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जीपीएससी जब वाक्य बना के अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सर्वे जो है वो पेश किया, और ये सर्वे उस बजट के लिए था जो बजट 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम थी, मुख्य बात जो सर्वे में की गई वो थी कि सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ये इसकी थीम है, इसका मैं कह सकता हूँ कि सार है कि पूरा का पूरा सर्वे किस पे टिका हुआ है। तो ये जीवन को बचाओ, और जो लाइवलीहुड है, जो काम है व्यक्तियों का जिससे किसी व्यक्ति की जीवन चलता है, उस व्यक्ति उस लोगों के रोज़गार को बचाओ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड ये इस बार के सर्वे की थीम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे में से अगर कोई प्रश्न बना और 3-4 वाक्य दिए तो उसमें से एक वाक्य आप ये देख पाओगे कि उसने ये पूछ लिया है कि क्या ये थीम है इकोनॉमिक सर्वे की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप लोग रट्टा मार सकते हैं। अगला है इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड। पूरा का पूरा जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इस बार का जो कोविड था 2019-20 में, जो ये 2 साल चला, उसका भार जो था पूरा का पूरा सर्वे का ये 19-20 पे था। स्ट्रेटेजी टू फेस इकोनॉमिक द पेंडेमिक, क्या मतलब, क्या स्ट्रेटेजी बताता है पेंडेमिक से लड़ने के लिए इकोनॉमिक सर्वे। जैसे कि हमने बताया कि सर्वे सॉल्यूशंस भी पेश करता है। तो देखिए ये बोलता है कि ह्यूमन लाइफ्स लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। मतलब एक बार अर्थतंत्र अगर खड्डे में चला गया तो किसी न किसी तरह से अर्थतंत्र को दोबारा से हम लोग खड़ा कर सकते हैं, पर अगर एक बार किसी व्यक्ति का जीवन चला गया, उस व्यक्ति के जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अर्थतंत्र को हो सकता है कि नुकसान पहुंच जाए तो पहुंचने दिया जाना चाहिए, पर कभी भी हम लोगों को जीवन अगर किसी व्यक्ति का चला जाए तो पहली प्राथमिकता किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसकी जो थीम बताई गई है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड उससे मेल खाता है। यानी पूरा का पूरा जो सर्वे होगा वो मानव जीवन बचाने पे आधारित होगा। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कोविड-19 से रिकवर कर जाएगा, ऐसा सर्वे मानता है। कहता है कि ये एक टेम्पररी शॉक है, क्योंकि परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है इकोनॉमी की। आने वाले समय में हमारा जो अर्थतंत्र है वो इससे उभरेगा और जीडीपी जो है वो हमारे देश का बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्वे क्या मानता है कि क्या ये कोई मेजर शॉक था। तो सर्वे कहता है कि नहीं, ये कोई मेजर शॉक नहीं था, ये एक टेम्पररी शॉक था। तो ये टेम्पररी शॉक शब्द यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जब 4 सेंटेंस दिए जाएंगे तो उसमें से आपको पता चलना चाहिए कि अस्थाई शॉक है, ये अस्थाई धक्का है जो इकोनॉमी को पहुँचा है, ये कोई परमानेंट शॉक नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि आने वाले 2 वर्षों में हम लोग प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुँच जाएंगे। आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इंडियन पॉलिसी रिस्पॉन्स जो है वो हम लोग जो इस बार कदम उठा रहे हैं,
हमारे कोविड के पोस्ट शॉक से बाहर आने के लिए, मतलब जब कोविड हुआ उसके बाद हम लोग ने जो कदम उठाए हैं अपने अर्थतंत्र को दोबारा से खड़ा रखने के लिए, ये इसकी प्रेरणा हम लोग उन एक्शन से लेते हैं जो ऑलरेडी जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, उस समय जो कदम उठाए गए थे अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा रखने के लिए, वही हम लोग आर्थिक कदम इस बार भी ले रहे हैं। मतलब इस बार अर्थतंत्र को अपने जगह पर वापस लाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये उन चीज़ों से प्रेरित हैं या उन कदमों से प्रेरित हैं जो हमने 1918 में स्पेनिश फ्लू से लड़ने के लिए लिए थे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो सर्वे ये बोलता है कि जो डेंजर पॉपुलेशंस है वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन जो है वो स्टार्टिंग में बहुत मैटर करती है। अब भारत एक ज़्यादा वस्ती गीचता रखने वाला देश है जहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप जब पेंडेमिक फैल रहा हो तब आपकी अर्थव्यवस्था को बंद किया जाए। यही कहीं ना कहीं हम लोग भारत में भी देखते हैं कि जब पेंडेमिक शुरू हो रहा था तब भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया ताकि इसकी जो तीव्रता है उसको आने वाले समय के लिए हम लोग घटा सकें। और यही बात सर्वे भी कहता है और भारत सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था। मतलब बेसिकली सर्वे भारत सरकार द्वारा लिए गए कदमों की सराहना करता है कि ये बिल्कुल सही कदम उठाए गए थे भारत सरकार द्वारा। अगला जो है कि 4 पिलर बताता है इंडियन इकोनॉमी को कोविड से बाहर लाने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे टोटल 4 पिलर्स की बात करता है। ये चारों 4 पिलर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो है कंटेनमेंट, फिस्कल एंड फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखो पहला है कंटेनमेंट, मतलब कि किसी भी तरह से बीमारी को रोका जाना चाहिए। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना। उसके बाद है फिस्कल रिफॉर्म्स, मतलब जो सरकार जो है वो खर्चा करती है या सरकार जो आवक जनरेट करती है टैक्स लगा के, उसके अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है। क्या है वो थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। दूसरा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, मतलब कि हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बैंकिंग क्षेत्र को देख लें, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर को देख लें, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब जो मार्केटगत सुविधाएं हैं जहाँ पर हम लोग रोड, ब्रिज, रेलवे, शिपिंग इंडस्ट्री, इन सब की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, ऐसा सर्वे कहता है। तो सर्वे यहाँ पर टोटल 4 बातों को स्तंभ या तो पिलर मानता है। पहला मानता है कंटेनमेंट, यानी बीमारी को रोकना चाहिए। फिस्कल रिफॉर्म्स, मतलब कि सरकार द्वारा किए गए खर्चे और आवक के ऊपर कुछ सुधार की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, अलग अलग जो नाणाकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। और उसके अलावा मार्केटगत सुविधाओं जो हैं उसके अंदर भी कुछ बदलाव की भी कुछ आवश्यकता है। अगला है फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी, जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए सर्वे कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को फेवरेबल बनाना चाहिए, जैसे हम लोग जिन लोगों ने कर्जा लिया है उनको कुछ छूट छाट दे सकें। अब देखिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ही डिटेल में पढ़कर आए हैं अपने कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल अर्थ होता है कि जब ब्याज दरों को नियंत्रित करके बाजार में मनी सप्लाई को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि जो महंगाई है उस पर अंकुश लगाया जा सके, तो हम लोग उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो बेसिकली सर्वे कहता है कि ब्याज दरों को कम रखना चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा डिमांड क्रिएट करें, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उत्पादककर्ताओं को मजबूर करें, जीडीपी बढ़े और धीरे धीरे लोगों को रोज़गार मिले और जो अर्थतंत्र है इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। यही इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बात करता है। इसके अलावा ये टेम्पररी मॉरेटोरिया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी मॉरेटोरिया मतलब कि जिन लोगों को अभी लोन लिया हुआ है उन लोगों को कुछ समय तक लोन भरने से आप लोगों को छूट देनी चाहिए। जो ऑलरेडी दी गई थी 3 महीने की जो छूट छाट थी वो दी गई थी कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है तो 3 महीने तक उसको लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और शब्द जो है वाइल फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, नाणकीय नीति संक्रमण। नाणकीय नीति संक्रमण ये होता है कि अगर एक जो प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में देखा गया है वो ये कि जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देती है तो सारी बैंकें जो अपने लोन देने का दर होता है वो बढ़ा देती है, पर जब रेपो रेट को घटाया जाता है तो बैंकें अपने रेपो रेट को घटाती नहीं है, वो उतना ही रखती हैं जितना रेपो रेट घटने से पहले था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी संक्रमण नहीं हो पाता। मतलब ऊपर रेट बढ़ने से तो बैंक अपना रेट बढ़ा देता है, ऊपर की रेट घटने से बैंक अपने दर घटाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई का पर्सपेक्टिव है, आरबीआई का जो निर्णय लिया गया है कि हम लोग रेपो रेट घटाएंगे तो बैंक अपना ब्याज दर घटाएगी,
जिससे होगा ये कि लोग अधिक मात्रा में लोन ले पाएंगे, क्योंकि लोन सस्ती मात्रा में उपलब्ध हैं। वो पूरा का पूरा जो मामला है वो धरा का धरा रह जाता है, और ऐसा करने में पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री फेल हो जाता है। और यही चीज़ को ध्यान रखना है आरबीआई द्वारा। ये आरबीआई को सुझाव दिया गया है कि आप ध्यान रखें कि आपके रेट्स घटाने पे बैंकें एक्चुअली रेट घटा रही हैं, और जब बढ़ाने पे रेट बढ़ाए जाएं, रेपो रेट बढ़ाने पे रेट बढ़ाए जाएं, रेपो रेट घटाने पे रेट घटाए जाएं, तो हम कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो रहा है। पर आरबीआई के रेट्स को बढ़ाने या घटाने से बैंक अपने रेट को बढ़ाएं और घटाने से इनकार कर दें, तो हम कहते हैं कि आरबीआई द्वारा लिए गए कदम बैंक इंडस्ट्री पालन नहीं कर रही, उन ब्याज दरों को लागू नहीं कर रही जिसकी वजह से ब्याज दर बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेने के लिए सर्वे कहता है। इसके अलावा सर्वे एक और बात भी कहता है कि आप लोग फिस्कल रिपरकशंस और एंटेलिंग डेट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखें और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करें। अर्थतंत्र को दो ही तरीके से बचाया जा सकता है, एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें और लोगों को डिमांड प्रोडक्शन करने के लिए, लोगों को खपत करने के लिए कहें। खपत होगी, लोग उत्पादन करेंगे, रोजगार मिलेगा, रोकाण होगा, अर्थतंत्र इस महामारी के कारण आई गई मंदी से बाहर आ जाएगा। यही चीज़ कहता है। पर एक चीज़ और भी ध्यान रखने के लिए कहता है कि डेट सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब जो उधार लिया गया है वो इतनी मात्रा में ना हो कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियाँ इसके ब्याज और इसके जो लिया गया लोन है उसको चुकाने में ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है कि उधार लीजिए, रोकाण कीजिए, डिमांड बढ़ाइए, पर इतना उधार ना ले लीजिए कि पूरा का पूरा अर्थतंत्र जो है वो गिर जाए और आने वाली पीढ़ियाँ जो है इस चीज़ को संभाल ना पाएँ। अगला है कि कोविड पेंडेमिक अफेक्टेड बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड की वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों पे असर हुआ था, पर इसके नज़र पे रखते हुए भारत एकमात्र देश था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया वॉज द ओनली, ठीक है कि नहीं, ओनली कंट्री, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू अनाउंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू एक्सपांड सप्लाई इन द मीडियम लॉन्ग टर्म एंड अवॉइड लॉन्ग टर्म डैमेज टू द प्रोडक्ट कैपेसिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब सिंपल होता है कि जब हम लोग मार्केटगत बदलाव करते हैं, पैसे खर्च करने की स्थितियों को बदलते हैं, जिन सेक्टर्स को बूस्ट करना है उनको हम लोग कुछ बदलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मार्केटगत जो है सुधार कर रहे हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने, देखिए तो, टू एक्सपांड द सप्लाई, मतलब कि जिसने डिमांड के ऊपर तो ध्यान रखा ही, पर डिमांड के साथ साथ सप्लाई के ऊपर भी ध्यान रखा। हम लोगों ने सस्ते दाम में अनाज पहुँचाए, दवाइयाँ पहुँचाई, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया। तो बेसिकली भारत एकमात्र ऐसा देश था विश्व भर में जिसने सप्लाई पे ध्यान दिया, क्योंकि बाकी सारे देश जो हैं वो डिमांड पे ध्यान दे रहे थे, वो लोगों को खपत करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिससे खपत अगर प्रेरित होती है तो अपने आप जो होते हैं प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पर यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ अलग कदम उठाए जिन्होंने खपत के साथ साथ पुरवठा जो है, सप्लाई जो है, उसको भी बूस्ट करने के लिए मेहनत की। और यहाँ पर आप देखते हैं तो 1.46 लाख करोड़ रुपया प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में डाल दिए। तो प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने फैक्ट्री द्वारा उत्पादन को बढ़ाता है, जैसे कि रोजगार और अन्य बातों पर असर हो, उसको प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और उसके पीछे भारत सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, जिस पे ग्लोबल सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बढ़ावा दिखे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भारत सरकार कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि खर्चा किया जाएगा, मतलब किया नहीं है, किया जाएगा, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो वो है 1.46 लाख करोड़। और डिमांड साइड के लिए भी, मतलब कि लोगों की मांग को भी बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसको और मजबूत किया गया है। जब बजट पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर कौन सी बातों को इस स्कीम के बारे में कहा गया है तब मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग सर्वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा जिससे डिमांड बढ़े और रिकवरी जो हो वो फास्ट हो पाए। तो यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है और बजट में इस बार क्या जोगवाई है, वो हम लोग इकोनॉमिक बजट जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर लॉकडाउन, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया गया। वी शेप क्या है? देखिए, जब कोविड नहीं था, जब कोरोना नहीं था, तब हमारी ग्रोथ सीधी ऊपर चलती जा रही थी। हम लोग देख रहे थे कि लगातार हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ हो रही थी। पर एक बार जब ये कोविड आया तो पूरा का पूरा अर्थतंत्र, न सिर्फ भारत का पर विश्व का अर्थतंत्र को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से तेज़ी से जीडीपी गिरा
और फिर जैसे ही कोरोना गया है, वैक्सीन आई है, तब तुरंत ही सडनली ऊपर उठ के वो अपनी ट्रेजेक्ट्री पे अपने बढ़ते हुए कदम आगे और बढ़ा रहा है। तो हम लोग इसको वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं आफ्टर लॉकडाउन, कि एक बहुत ही बुरा डिप आया इकोनॉमिक जीडीपी की बढ़ोतरी में, और जैसे ही ये कोविड खत्म हुआ या इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल होने लगी, लॉकडाउन को खत्म किया गया, तुरंत ही जीडीपी उठ के अपने कदमों पे खड़ा हो गया और आज वो फिर वापस अपने दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर लॉकडाउन कहते हैं। अब ये भी याद रखें कि वी शेप्ड रिकवरी वो कब से लेके एक्सपेक्टेड है कि चालू हुई है, तो जुलाई 2020 से जब लॉकडाउन को आंशिक रूप से ख़त्म किया गया, तब से हम लोगों ने देखा कि जो जीडीपी है जो यहाँ तक पहुँच गई थी वो धीरे धीरे उठना शुरू हुई है और कुछ समय बाद वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ेगी। इसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि वी शेप्ड रिकवरी क्या बताता है, तो ये इकोनॉमिक रिसेशन एंड रिकवरी दैट रिसेंबल्स वी शेप्ड इन द चार्टिंग। हम लोग थोड़ी देर में देख लिया कि रिसेशन और रिकवरी मतलब कि मंदी और जो वापस अपने इकोनॉमी जो है अपने कदमों पे खड़े होने की बात करता है, उसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये एक चार्ट में बताने वाली एक बात है, ठीक है ना। इसके अलावा ये आप पढ़ सकते हैं, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, इसको उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से बताया है। क्या रीजंस हैं मतलब कि हम लोग वी शेप्ड रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहला है कि मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। भारत सरकार सबको वैक्सीन मिले ऐसा प्रयास कर रही है। इस बार के बजट में 35,000 करोड़ रुपये अकेला मात्र वैक्सीन के ऊपर देने की बात चली है। हालांकि जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तब फिर से इस चीज़ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की अपेक्षा रख रहे हैं और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर क्या कारण है कि रिकवरी आएगी, तो 2-3 कारण दिए गए हैं। पहला कारण कि हम लोग वैक्सीन लाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जीडीपी, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। और सर्विस सेक्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त रॉबस्ट रिकवरी आएगी, अकम्पनीड बाय मतलब उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी खपत और रोकाण दोनों बढ़ेगा। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के बढ़ने की संभावना हम लोग देख रहे हैं। वी शेप्ड रिकवरी इज ड्यू टू द रिसर्जेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटर्स सच एज पावर डिमांड, रेल फ्रेट, ई वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, स्टील कंजम्पशन। मतलब कि दूसरी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है पावर में मतलब बिजली की खपत में। रेल फ्रेट मतलब कि अब जो हम लोग रेलगाड़ी चलाते हैं माल सामान की हेरफेर के लिए, उसके लिए भी जो है ज़बरदस्त रिकवरी देखी गई है कि अब वापस रेलवे अपने पहले जो कदमों में वो उठता हुआ दिख रहा है। ई वे बिल जो है वो भी अभी ज़्यादा लोग जो हैं डाउनलोड कर रहे हैं जीएसटीएन से, जीएसटी नेटवर्क से। जीएसटी भी कलेक्शन भी बढ़ा है, स्टील कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि वी शेप रिकवरी जो है वो होने वाली है। और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन से पहले जैसा था उतना ही मजबूत है। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल वीक नहीं हुआ। फंडामेंटल्स क्या होता है ये क्लेरिफाई नहीं किया गया इकोनॉमिक सर्वे में, पर बेसिकली ये कहा गया कि जो हमारे देश के जो मूलभूत ढांचा है वो उतना ही मजबूत है जितना वो कोरोना के पहले था। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत जो है उसको और मजबूत करेगा। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसके अंदर कौन सी बातों का समावेश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए उसकी संभावना पूरी है। पर याद रखें कि जब मैं बजट डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर मैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी जो फोकस है भारत सरकार का उसके ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगला है क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ये आपके एग्जाम में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दिस पाथ वुड एंटेल अ ग्रोथ इन द रियल जीडीपी। मतलब कि रियल जीडीपी क्या होता है, एक बार आप जीडीपी वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने समझाया है कि 2.4% मतलब कि 19-20 वर्ष 2019-20 में 2.4% से हमारा जीडीपी बढ़ेगा ऐसी अपेक्षा है, और प्री पेंडेमिक लेवल तक आते आते उसको 2 साल लग जाएंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे कब एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो पेंडेमिक जो पहले था उससे पहले पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, तो वो 2 साल की बात करता है। और इस साल 2019-20 में हमारा जीडीपी 2.4% से ग्रो करेगा ऐसी अपेक्षा जो है वो रखी जा रही है। अगला है जो है कि जीडीपी के बारे में और क्या एस्टिमेट करता है, तो एस्टिमेट कहता है कि 2021-22 में 11% जीडीपी ग्रो करेगा। और जो नॉमिनल जीडीपी है मतलब जिसमें से आप महंगाई का असर बाहर नहीं निकालते, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो 15.4% ग्रो करेगा। मतलब कि रियल जीडीपी एक्सपेक्टेड है कि 11% बढ़ेगा, और नॉमिनल जीडीपी मतलब कि जिसमें से हम लोग इन्फ्लेशन का असर माइनस नहीं करते वो 15.4% से बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप पेपर देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, तो देख लीजिएगा कि वो रियल जीडीपी पूछ रहा है कि नॉमिनल जीडीपी पूछ रहा है। और ये इंडिपेंडेंस से सबसे हाईएस्ट होगा ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आपको सिर्फ आंकड़े न देखकर आपको आपके प्रश्न में ये पूछा जाए, इकोनॉमिक सर्वे ये एक्सपेक्ट करता है कि इस साल
आज़ादी से लेके जितना जीडीपी तेज़ी से नहीं बढ़ा, पर इस साल 2020-21 में बढ़ेगा, तो क्या ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक सर्वे ऐसी उम्मीद लेके चल रहा है कि 2020-21 में आज़ादी के बाद से जितना हमारा ग्रोथ रेट नहीं रहा, वो इस साल हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा सिर्फ ये हमारा कहना नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एस्टिमेट यही कहता है। इसके अलावा इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7%। इस साल जीडीपी 7.7% से घटेगा, कम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा रख के चल रहे हैं। और ये कुछ और आंकड़े भी आप देख लीजिएगा कि 15.7 डिक्लाइन इन द फर्स्ट एंड हाफ एंड मोडेस्ट 0.1 इन द सेकंड हाफ। मतलब पहले हाफ में इतना घटेगा, पहले 6 महीने में इतना घटेगा और दूसरे 6 महीने में इतना घटेगा, इसकी अपेक्षा रखी जा रही है। ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दो ऊपर के जो आंकड़े हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है क्योंकि सबसे मजबूत है। तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि इस सर्वे किस सेक्टर को एक पेंडेमिक में या तो जो महामारी के समय में सबसे स्ट्रांग सेक्टर कहता है, तो वो एग्रीकल्चर रहता है। वो सिल्वर लाइनिंग है, मतलब कि एक उम्मीद की किरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वेयर हिट हार्डेस्ट। मतलब ये जो क्षेत्र लिखे हुए हैं, देखिए नाम आप देख लीजिए, सर्विस क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन जो था उनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी जब हम लोग कोविड की बात करते हैं। तो पर उम्मीद है कि धीरे धीरे वो भी बढ़ रहे हैं और आगे चल के और बढ़ेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाह्य क्षेत्र जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में उसकी काफ़ी मदद रही है। यहाँ तक कि पहले हाफ ऑफ द फर्स्ट 2021 के पहले आधे साल के अंदर हम लोगों ने 3.1% का CAD करंट अकाउंट सरप्लस CAS देखा है। मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो इस साल करंट अकाउंट सरप्लस है। नॉर्मल सी बात है कि बाकी सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बंद हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट घटा है, इसकी वजह से 3.1%। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर इंपोर्ट घटा के खुद आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस हैं इस साल, पहले आधे साल में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले साल हम लोग 2.1% करंट अकाउंट डेफिसिट में थे, इस बार पहले आधे साल में 3.1% करंट अकाउंट सरप्लस है। करंट अकाउंट क्या होता है, इसके लिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ऊंचा है इस बार। जो पहले जो है FDI बढ़ा है और उसके साथ साथ नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। ये दोनों शब्द क्या होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाके आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ लें, उसके अंदर मैंने समझाया है। और ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना, इससे ऊपर कभी हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोनों बड़े हैं, इतना आपको याद रखना है। मतलब कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि दोनों में कमी देखी गई है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। डेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक रिकवरी, ये अलग चैप्टर यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर एक मतलब डेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ एक अलग चैप्टर यहाँ पे चालू होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट, बट वैसे वैसा नेचुरली इज नॉट ट्रू। क्या कहता है कि अगर आपने उधार लिया हुआ है और अगर आपका देश ग्रो कर रहा है तो उधार को चुकाना टकाऊ रहता है, पर उधार टकाऊ तब नहीं होता, मतलब उसकी उल्टा बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधार ले लेके ग्रोथ को बढ़ाते रहें। मतलब कि एक बार जब आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है तो आपके लिए गए उधार को आप जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, पर उधार लेके आप किसी देश को ग्रो नहीं करवा सकते, ये बात गलत है। यही चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी। अगर आपका देश तरक्की कर रहा है तो लिया गया उधार चुकाया जा सकता है, पर लिए गए उधार से ग्रोथ को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये सर्वे का बहुत एक टैगलाइन और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर्वे ने कही। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है धीराण टकाऊ, मतलब कि टकाऊ धीराण, ठीक है कि नहीं। ये आपको उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा गुजराती में। टकाऊ धीराण का मतलब सिंपल होता है कि लिया गया पैसा आप चुकाने की हालत में है कि नहीं, उसका ब्याज भरने की हालत में है कि नहीं। पर आप उसका ब्याज भरने की हालत में सिर्फ तब होते हैं जब आपके पास एक ग्रोथ मेंटेन रहता है। अगर आपका ग्रोथ ही नहीं है तो लिए गए उधार को आप चुका नहीं पाएंगे, जहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था जो कि कोलैप्स कर जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया गया IRGD। IRGD का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंस, ये डिफरेंशियल। इसका मतलब है
कि जो इंटरेस्ट रेट है और ग्रोथ रेट के बीच का डिफरेंस, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे देश में आरबीआई द्वारा ब्याज दर नक्की किए जाते हैं और ग्रोथ रेट जीडीपी का होता है। तो हमेशा ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार जितने ब्याज पे लोन ले रही, क्योंकि सरकार जो लोन लेती है वो तो केंद्रीय बैंक से लोन लेती है और केंद्रीय बैंक जो होती है वो ब्याज नक्की करती है। तो ये उम्मीद की जाती है कि हमारे देश का जो अगर ग्रोथ रेट है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो कोई परेशानी की बात नहीं, पर अगर ब्याज दर जो है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो परेशानी वाली बात है। इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट किया जाता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि ब्याज दर और ग्रोथ रेट, वृद्धि दर के बीच में अंतर, उसी को ही हम लोग इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल कहते हैं। हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, आईआरजीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए, या हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि सर्वे किस बात को बेहतर मानता है, तो सर्वे इस बात को बेहतर मानता है कि वृद्धि दर हमेशा ब्याज दर से ज़्यादा होना चाहिए, और जब ये ज़्यादा होगा तभी हम लोग टकाऊ धिराण की व्याख्या के अंदर फिट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप डेट सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ समझते हैं, तो डेट सस्टेनेबिलिटी का अंतर मतलब यही होता है कि जब हमारा ब्याज दर हमारे वृद्धि दर से कम हो, या दूसरे शब्दों में वृद्धि दर अधिक हो और ब्याज दर कम हो, तो हम लोग कहते हैं कि अब आपकी जीडीपी में या तो आपके देश में कोई परेशानी नहीं है और आपके देश का जो डेट है वो सस्टेनेबल है। नेगेटिव आईआरजीडी मतलब कि नॉट ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट बट मच हायर ग्रोथ रेट। देखिए हमारे देश का ये जो आईआरजीडी था वो नेगेटिव रहा, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आईआरजीडी नेगेटिव ही रहना चाहिए, इसका मतलब ब्याज दर कम रहने चाहिए और ग्रोथ रेट हाई रहना चाहिए। तो ये सर्वे कहता है कि हमारे देश में एक्चुअली नेगेटिव आईआरजीडी रहा। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी वृद्धि दर, हमारा ब्याज दर कम था, पर ये इसलिए नेगेटिव आईआरजीडी रहा क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। मतलब कि एक पॉजिटिव लाइट में भारत की अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज़ कि जब डेट सस्टेनेबिलिटी किसको कहते हैं, टकाऊ धिराण उसको कहते हैं जब ब्याज दर कम हो और आपका वृद्धि दर ज़्यादा हो। यहाँ पर वृद्धि दर किसका, तो वृद्धि दर आपके जीडीपी का, और यहाँ पर ब्याज दर किसके, तो सरकार जिस ब्याज पे लोन ले रही है उसको ब्याज दर कहते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव आईआरजीडी हमेशा अच्छा माना जाता है। हमेशा आईआरजीडी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ब्याज दर कम होने चाहिए और वृद्धि दर ज़्यादा होने चाहिए। और सर्वे कहता है कि भारत में एक्चुअली नेगेटिव आईआरजीडी है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे ब्याज दर कम है और वृद्धि दर ज़्यादा है। और सर्वे कहता है कि ये नेगेटिव इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने ब्याज दर नीचे रखे हैं, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो बेसिकली ये इकोनॉमी को पॉजिटिव लाइट में बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट दैट प्रोवाइड्स इम्पेटस टू ग्रोथ विल लीड टू लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो। मतलब कि हम लोगों ने जो फिस्कल पॉलिसी द्वारा जो कदम उठाए हैं उसमें लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो होगा, मतलब बेसिकली उधार कम होगा जीडीपी की तुलना में। इसके अलावा गिवन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल डेट सस्टेनेबिलिटी इज अनलाइकली टू बी ए प्रॉब्लम इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो। इसका मतलब कि सर्वे ये कहता है कि जो भारत का जीडीपी पोटेंशियल है, मतलब कि आने वाले समय में हमारा जो जीडीपी बढ़ेगा वहाँ पर लगता नहीं है कि टकाऊ धिराण कोई बड़ी बात होने वाली है। मतलब डेट को हम आराम से सस्टेन कर जाएंगे, आराम से हमारा वृद्धि दर हमारे ब्याज दरों से ऊपर रहेगा और हम लोग जो है आराम से अपने द्वारा लिए गए जो कर्जे हैं, जो धिराण है, उसको चुका पाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजायरेबल टू यूज़ काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी टू एनेबल ग्रोथ ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। देखिए काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होती है, तो देखिए लिखा है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि साइक्लिक का मतलब क्या होता है। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी आप दुनिया में किसी भी देश की ले लें तो हमेशा एक साइकिल की तरह ऐसे काम करती है कि किसी भी देश में कभी तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है, कभी तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है। जब भी आपके देश में तेज़ी हो तो आपकी जो फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए उसमें टैक्सेस को बढ़ाया जाना चाहिए और सरकारी खर्चों को कम करना चाहिए। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टैक्सेस को बढ़ाया जाना चाहिए
और एक्सपेंसेस को, सरकार द्वारा जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम किया जाना चाहिए। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और जब भी मंदी का समय आ जाए तो टैक्सेस को घटाया जाना चाहिए और एक्सपेंसेस को बढ़ाया जाना चाहिए। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। और ये कदम हमेशा उठाए जाने चाहिए। इसको कहा जाता है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। तो ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन रिसेशन और स्लो डाउन द गवर्नमेंट इन इंक्रीजेस टैक्सेस एंड रेट्स। ठीक है, ये आपने वही चीज़ समझी जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी किसको बोलते हैं। तो टैक्सेस बढ़ें और एक्सपेंसेस घटें जब मंदी चल रही हो, और जब तेज़ी चल रही हो टैक्सेस घटें और एक्सपेंसेस बढ़े जब मंदी चल रही हो। और इसके नाम क्या है, तो ये भी मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा सर्विस सेक्टर क्या एक्सपेक्टेड है, तो सर्विस सेक्टर में एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो भारत का 54% जीवीए है, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि पहले कॉटन, फिर कपास, फिर कपड़ा, फिर धागा। तो कपास से जब धागा बनता है तो कुछ वैल्यू ऐड होती है, धागे से जब कपड़ा बनता है तो वैल्यू ऐड होती है, कपड़े से जब शर्ट बनती है तो वैल्यू ऐड होती है। उसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। और हमारे देश का 54% जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है। इसके अलावा हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो 4/5 यानी 80% हमारे देश में FDI जो आता है वो सर्विस सेक्टर में आता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट होता है उसका 48% सर्विस सेक्टर से होता है। बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये बताता है कि सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब के सब वी शेप रिकवरी बता रहे हैं, मतलब कि एक डिप आया था और तुरंत ही हम लोग रिकवरी के बाद पे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या बताता है, तो ये एक वी शेप रिकवरी बता रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया जो है वो काफ़ी, स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप किसको बोलते हैं, तो स्टार्टअप के लिए किसी भी चीज़ को अगर कोई पूछे कि स्टार्टअप की क्या शर्तें हैं, तो स्टार्टअप की पहली शर्त होती है कि वो इनोवेशन के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसको 10 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो हम लोग उसको इनोवेशन या तो स्टार्टअप इंडिया के स्टार्टअप कह सकते हैं। भारत में पिछले 38 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का सिंपल मतलब होता है, अगर किसी भी कहा था यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसको बोलते हैं, तो जिस कंपनी की कीमत $1 बिलियन से ऊपर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो एक यूनिकॉर्न जो है वो स्टार्टअप है। और हमारे देश में टोटल 38 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जिनकी अगर कंपनी की कीमत निकाली जाए तो वो $1 बिलियन से ऊपर है। और 12 स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तो पिछले साल ही ऐड हुए हैं। स्पेस सेक्टर में हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है पिछले 6 डिकेड्स में। और ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हुए काम कर रही है। तो आज के मेरे इस चैप्टर में मैं इतना ही रखता हूँ इकोनॉमिक सर्वे में। अभी भी सर्वे ख़त्म नहीं हुआ, अभी और हमारा डिस्कशन बाकी है सर्वे पे। मैं जस्ट इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके आपको ब्रेक मिले इसके लिए इसको यहीं पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्वे की आगे कुछ बातों पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।